स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम आपको करवाएंगे जीके, जीएस और साइंस से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न जो है हमारा वह है साइंस का, जो कि पूछा गया था। वह प्रश्न है, एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत काटने पर नए सिरे पर कौन से ध्रुव निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक चुंबक को बीच से काटा जाता है तो काटी हुई प्रत्येक सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का एक नया जोड़ा बन जाता है। इसका आंसर होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। यह घटना इस मौलिक सिद्धांत के कारण होती है कि चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व हमेशा एक युग्म के रूप में होता है। चुंबकीय ध्रुव जो है जोड़े में होता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। आप चुंबक को कितना भी काट ले या कितने भी टुकड़ों में काट ले, आप कभी भी एकल ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि चुंबक में हमेशा द्विध्रुवी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूर्य की किरणें कौन से पारिस्थितिक तंत्र के उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है जहां प्रकाश संश्लेषण संभव हो? इसका आंसर होगा, सूर्य की किरणें जो है गहरे महासागरों और गहरी झीलों या तालाबों के उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है जिसे अफोटिक जोन या प्रकाशहीन क्षेत्र कहा जाता है। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले जीव सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे ऊपरी परतों से नीचे गिरने वाले कार्बनिक पदार्थ जो कि मृत जीव पर या रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास। अब झीलों या तालाबों का जो अफोटिक जोन है, गहरी झीलों में फोटिक क्षेत्र के नीचे के भाग को प्रोफंडल जोन कहा जाता है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। गहरी झीलों के फोटिक क्षेत्र को के नीचे के भाग को कहते हैं प्रोफंडल जोन कहा जाता है, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है लुई पाश्चर की सबसे महत्वपूर्ण खोजें क्या है? इसमें कुछ खोज दी हुई होगी, लेकिन हम सभी खोजों के बारे में देख लेते हैं। लुई पाश्चर की सबसे महत्वपूर्ण खोजें हैं पाश्चुरीकरण। एक खोज है पाश्चुरीकरण। यह प्रक्रिया दूध और पेय पदार्थों को गर्म करके जीवाणु मुक्त बनाती है, जिससे उनकी संरक्षण अवधि बढ़ जाती है। उनकी दूसरी खोज थी रेबीज का टीका। उन्होंने रेबीज नामक घातक रोग के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। अगला सिद्धांत दिया था उन्होंने रोगाणु सिद्धांत। पाश्चर ने निर्णायक रूप से सिद्ध किया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। इस सिद्धांत ने आधुनिक चिकित्सा की स्वच्छता की नींव रखी थी। यह थी लुई पाश्चर की खोजें। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, वह है हमारे पास में, यदि किसी आंख के लेंस द्वारा किसी दूर की वस्तु यानी कि अनंत की स्थिति पर जो वस्तु रखी है का प्रतिबिंब रेटिना के बजाय रेटिना से पहले बनने लगे, तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, या दृष्टि दोष को दर्शाता, किस दृष्टि दोष को दर्शाता है? इसका आंसर होगा, जब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है तो यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। अब निकट दृष्टि दोष के बारे में देखते हैं हम। निकट दृष्टि दोष जो है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण है, इस दोष में या तो नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है या नेत्र की अभिसारी शक्ति अधिक हो जाती है। इसका उपचार किया जाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को ठीक रेटिना पर बनाता है। अगला प्रश्न था, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवस्थाओं का उपयोग किया था। इन व्यवस्थाओं को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने वाली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवस्था क्रमशः है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या ग्रुप्स कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है।
वर्ग के बारे में देखेंगे, एक ही वर्ग में रखे हुए तत्व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो एक ही वर्ग में रखे गए तत्व है उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और आवर्त जो है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक आवर्त में व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीफ की सारणी तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी। तत्वों के परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ सके, भले ही ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम से हटाना पड़ा हो। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सुरक्षा या राशन प्रदान करके उनकी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना का लक्ष्य समूह था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, अंत्योदय परिवार और राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए अन्य 24 से 28 श्रेणियों के पात्र परिवार। इस योजना के लाभार्थियों को बहुत कम दरों में, जैसे कि 1 रुपये प्रति किलो गेहूं या नमक और 2 रुपये प्रति किलो चावल की दर पर गेहूं, चावल और आयोडाइज्ड नमक जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब ऐसे ही हम अन्य महत्वपूर्ण योजना देख लेते हैं जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अन्य महत्वपूर्ण योजना है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम कीमत पर, यानी मात्र 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना पहली बार 2017 में शुरू की गई थी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। इसका लक्ष्य शहरी गरीब, मजदूर, रिक्शा चालक और बेसहारा लोग थे। इसका उद्देश्य भूख की समस्या का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ऐसी ही एक अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के अनाथ बच्चों और ऐसे बच्चों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है जिनके माता पिता अब उनके साथ नहीं है। यह बच्चों के बेहतर भविष्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करती है। इसमें बच्चों को स्पॉन्सरशिप राशि और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हित अनाथ और जरूरतमंदों बच्चों के लिए यह योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना का लाभ छात्राओं को कब दिया जाता है? मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई जाती है गांव की बेटी योजना का जो लाभ है वो छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, अर्थात यह लाभ उन्हें 12वीं की कक्षा सफलतापूर्ण उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने पर दिया जाता है। हम इस योजना का उद्देश्य देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा में लैंगिक समानता को कम करना है। इसकी पात्रता क्या है कि ये किसे मिलती है? तो यह जो है योजना, छात्रा जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, उसने ग्रामीण क्षेत्र के किसी स्कूल से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में यानी कि 60% या उससे अधिक अंकों के साथ प्राप्त की हो। छात्रा को कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर महीने नियमित रूप से लाभ दिया जाता है। जो लाभ की राशि है वो पात्र छात्रा को 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए कुल 5000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना थी गांव की बेटी योजना। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया था, महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम का अवार्ड किस शहर में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया गया था? तो इसका आंसर है, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल करने की घोषणा लंदन में आयोजित एक समारोह में की गई थी। इसका आंसर होगा लंदन। यह शहर लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यह समारोह एबी रोड स्टूडियोज जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया गया था। धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने। धोनी के साथ मैथ्यू हेडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, आसिम अमला
दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, और सारा टेलर जो कि इंग्लैंड से संबंधित है, सहित कुल 7 दिग्गजों को 2025 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। यह सर्वप्रथम किस शहर में आयोजित किए गए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल जो है सर्वप्रथम 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे। इसका आयोजन हुआ था 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 में, यह भी याद रखना। इसका स्थान था एथेंस, ग्रीस, यूनान में। इन खेलों को पुनर्जीवित करने का श्रेय मुख्य रूप से फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। यह जो खेल थे 1500 वर्षों के अंतराल के बाद ओलंपिक खेलों की वापसी थी, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक खेलों को 393 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। पहले आधुनिक ओलंपिक चैंपियन जो थे वो थे अमेरिकी ट्रिपल जंपर जेम्स कोलोनी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस साहित्यकार द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। वंदे मातरम जो गीत थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसकी रचना 1876 में संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में की गई थी। यह गीत जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और प्रेरणा का प्रमुख स्रोत था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इसे सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रेलवे में उज्जैन जंक्शन को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला शार्ट कोड या स्टेशन कोड क्या है? तो उज्जैन जंक्शन को शार्ट कोड UJN द्वारा दर्शाया जाता है, और यह जो कोड है ट्रेन टिकट, समय सारणी और प्लेटफार्म साइनेज का उपयोग होता है। उज्जैन स्टेशन पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के रतलाम मंडल के अंतर्गत आता है। उज्जैन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यावसायिक केंद्र है। यह जंक्शन कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों को जोड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऐसा ही था वह भी प्रश्न, भारतीय रेलवे में मुरैना रेलवे स्टेशन को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला शार्ट कोड क्या है? तो मुरैना रेलवे स्टेशन का शार्ट कोड है MRA। यह कोड ट्रेन टिकट और समय सारणी का उपयोग के लिए होता है। मुरैना स्टेशन जो है उत्तर मध्य रेल जोन के झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। मुरैना मध्य प्रदेश के ग्वालियर आगरा रेलखंड पर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बहलोल लोदी ने अफगान अमीरों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो इसका आंसर होगा, इसमें कुछ नीतियां दी हुई थी, उसमें से हमें आंसर ढूंढना था। तो बहलोल लोदी ने अफगान अमीरों का समर्थन पाने के लिए निरंकुश राजस्व का सिद्धांत या ईश्वरी राजस्व सिद्धांत की नीति को नहीं अपनाया था। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बहलोल लोदी ने अफगान अमीरों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए एक समानता आधारित राजस्व सिद्धांत यानी कि समता मूलक राजस्व या कबीलाई अवधारणा अपनाया, जो उसके बाद के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी की नीति से एकदम विपरीत था। बहलोल लोदी की नीति अफगान कबीलों को एकजुट करने और उनका समर्थन प्राप्त करने पर केंद्रित थी। उन्होंने समानता आधारित राजस्व अपनाया। वह सिद्धांत पर नहीं बैठता था बल्कि वह सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि अफगान अमीरों के साथ कालीन पर बैठता था। स्वयं को सुल्तान के बजाय अफगान कबीलों का मुखिया दर्शाना और अमीरों को मसनद ए आली कहकर संबोधित किया। यह नीति अफगान सरदारों की वफादारी सुनिश्चित करने और लोदी वंश की स्थापना के लिए सबसे सफल रही। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार की विक्रमादित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? विक्रमादित्य योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह इसका आंसर था। इसका उद्देश्य है
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन प्रतिभाशाली छात्रों की सहायता देना जो गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इसकी पात्रता है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना, छात्र ने 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह लाभ जो है, यह योजना छात्रों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जैसे स्नातक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति या छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसे अक्सर उच्च शिक्षा के लिए निर्धन मेधावी छात्रवृत्ति योजना के रूप में भी जाना जाता है। हम मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगली शिफ्टों में इनसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। विक्रमादित्य योजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। यह इसका उद्देश्य है इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सरकार द्वारा वहन करना। और इसमें पात्रता किसको मिलती है? जिसकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, एमपी बोर्ड से 12वीं में 70% या सीबीएसई या आईसीएसई एसई से 85 या अधिक अंक हो। तीसरी योजना है हमारी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष नगद छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसकी पात्रता किसे मिलती है? परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख से कम हो और 12वीं की परीक्षा में टॉप 20% सफल छात्रों में शामिल होना चाहिए। यह योजना उन विद्यार्थियों को मिलती है। अभी हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 6 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन को देखा है और उनके आंसर को देखा है। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि जीके, जीएस और साइंस से संबंधित होंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।